नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं और बताते हैं उन दमदार स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ी हलचल देखने को मिली। साथ ही अंत में आपको बताएंगे वो ट्रिगर्स जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट खबरों के साथ। पहली खबर, एयरलाइन सेक्टर सोमवार को कई तरह की खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि गो फर्स्ट के लिए कुछ राहत भरी खबर आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाडिया ग्रुप की संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के रिवाइवल प्लान को सपोर्ट करने के लिए कुछ बैंक उसे अंतरिम फाइनेंस की मंजूरी दे सकते हैं। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने गो फर्स्ट से कहा था कि रिवाइवल प्लान सौंपने से पहले बैंकों से पैसे के लिए मंजूरी लें। साथ ही बैंकों की कमेटी यानी सीओसी ने गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बदल दिया है। दूसरी खबर यह है कि गो फर्स्ट के विपरीत इस सेक्टर की एक और कंपनी स्पाइसजेट के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। स्पाइसजेट को लीज पर विमान देने वाली एक कंपनी विल्मिंगटन ने कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दाखिल कर विमान छुड़वाने की मांग की है। इस मामले पर एनसीएलटी में 16 जून को अगली सुनवाई होगी। तीसरी खबर यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल की फैमिली 15 जुलाई को कंपनी का 5 से 8% हिस्सा बेच सकती है। आपको बता दें कि राकेश गंगवाल ने 2022 में कंपनी के दूसरे को फाउंडर राहुल भाटिया के साथ विवाद के चलते बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। मार्च 2023 तक गंगवाल फैमिली के पास इंडिगो का 16.2% हिस्सा था। हिस्सा बिक्री की खबरों के बीच इंडिगो का शेयर करीब 2% की गिरावट लेकर सोमवार को बंद हुआ। दूसरी खबर, ग्लेनमार्क फार्मा की एपीआई कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को खरीदने के लिए दो कंपनियां आमने सामने हैं। इन दो कंपनियों में अहमदाबाद के निर्मा ग्रुप के अलावा अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म्स पीएजी, सीएक्स पार्टनर्स और समारा कैपिटल की ओर से समर्थित एपीआई प्लेटफॉर्म सेकमेट का नाम शामिल है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 22 में हमने आपको बताया था कि निर्मा के अलावा 3 पीई कंपनियों को खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। दरअसल ग्लेनमार्क फार्मा की ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 82.85% हिस्सेदारी है और इस डील की रकम से ग्लेनमार्क फार्मा अपना नेट कर्ज कम करना चाहती है, जो मार्च 2023 के अंत तक 2,904 करोड़ रुपए पर था। तीसरी खबर, नेशनल कंप्लेंट लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने वाइसरॉय होटल्स के लेंडर्स की ओर से पारित रेजोल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया है। दरअसल एनसीएलटी ने सफल बोली लगाने वाली कंपनी अनिरुद्ध एग्रो फार्म्स की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी पीबीजी एक्सपायर होने के चलते इस रेजोल्यूशन प्लान को खारिज करने का फैसला लिया है। एनसीएलटी के मुताबिक अनिरुद्ध एग्रो फार्म्स का रेजोल्यूशन प्लान दिवालिया कानून के मुताबिक नहीं है और यही कारण है कि एनसीएलटी ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी को वाइसरॉय होटल्स की बिक्री दोबारा शुरू करने का निर्देश जारी किया है। यही नहीं, एनसीएलटी ने आरपी से बिक्री की प्रक्रिया को 60 दिन यानी अगले 2 महीने में पूरी करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि लेंडर्स ने 95.85% वोटों के साथ अनिरुद्ध एग्रो फार्म्स की ओर से दिए गए 168.5 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी, जबकि आरपी को इस कंपनी के खिलाफ कुल 768 करोड़ रुपए के दावे यानी क्लेम्स मिले थे। चौथी खबर, विनिवेश को लेकर सोमवार को 3 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि वित्त वर्ष 2023 में सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे एसेट मोनेटाइजेशन 18% कम रहा है। वित्त वर्ष 2023 के लिए सरकार ने 1,62,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था, लेकिन इसके मुकाबले 1,32,000 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइजेशन ही हो पाया है। लेकिन वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार ने नीति आयोग की ओर से तय किए गए 1,79,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ रहने का फैसला लिया है। दूसरी खबर कॉनकोर से जुड़ी है और खबर यह है कि कॉनकोर का विनिवेश अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है क्योंकि इसको लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल अड़चनें आ गई हैं। दरअसल रेल मंत्रालय, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है, वो इस कंपनी के 30.8% हिस्सा बेचने के प्रस्ताव के हक में नहीं है, क्योंकि रेल मंत्रालय का मानना है कि स्ट्रेटेजिक खरीदार के आने से रेलवे की ओर से लॉजिस्टिक्स कीमतों को सीमा में रखने के लक्ष्य पर असर हो सकता है। तीसरी खबर एससीआई से जुड़ी है। सरकार इस महीने एससीआई के नॉन कोर बिजनेस यानी एससीआई एलएएल को इस महीने शेयर बाजार में लिस्ट करवा सकती है और इसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई के निजीकरण के लिए बोलियां भी मंगवाई जा सकती हैं। पांचवी खबर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने देश भर में फैली अपनी संपत्तियों के लिए ईओआई आमंत्रित किए हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और देश भर में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से जुड़े बिजनेस और रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लीज के लिए ईओआई आमंत्रित किए गए हैं। ईओआई जमा करने की आखिरी तारीख 25 जून तय की गई है। इस प्रक्रिया के तहत 5 जुलाई को प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट पर आपत्ति दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई तय की गई है। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक तारापुर, बोईसर,
महादेवपुरा और अनेकल बेंगलुरु में फ्यूचर एंटरप्राइजेस के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने मार्च में फ्यूचर एंटरप्राइजेस के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने इस मामले में जितेंद्र कोठारी को अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी नियुक्त किया है। छठी खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी दालमिया भारत ने अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग 3 गुना बढ़ाने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत कंपनी साल 2031 तक अपनी सीमेंट क्षमता को बढ़ाकर सालाना 12 करोड़ टन करेगी। इस क्षमता विस्तार योजना पर कंपनी 19,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। फिलहाल कंपनी के पास 10 राज्यों में फैले 14 सीमेंट प्लांट्स और ग्राइंडिंग यूनिट्स की सालाना क्षमता 4.11 करोड़ टन है। आपको बता दें कि इस क्षमता विस्तार के जरिए कंपनी की अदानी ग्रुप और सीमेंट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को टक्कर देने की योजना है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में दालमिया भारत ने सालाना 94 लाख टन की क्षमता वाले जेपी समूह का 5,666 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। कंपनी का कहना है कि जेपी समूह के अधिग्रहण से मध्य भारत और उत्तर भारत के बाजार तक कंपनी की पहुंच में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। सातवीं खबर, टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर का शेयर सोमवार को 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि टीवीएस मोटर ने स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप यानी SEMG में 25% अतिरिक्त हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि टीवीएस मोटर सिंगापुर की सब्सिडियरी कंपनी के जरिए 2022 में SEMG में पहले ही 75% हिस्सा खरीद चुकी है। SEMG का बाकी बचा हिस्सा खरीदने के बाद ये कंपनी टीवीएस मोटर की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो जाएगी। दूसरी खबर यह है कि टीवीएस ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड ने प्रेमजी इन्वेस्ट से 480 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल जुटाई है। इस डील के तहत प्रेमजी इन्वेस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी निवेश के जरिए टीवीएस क्रेडिट में 9.7% हिस्सेदारी खरीदेगी। टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने कहा कि कंपनी का AUM 20,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया है। तो ये था दिन भर का कॉर्पोरेट से जुड़ा पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी आपको बताते चलते हैं। पहली खबर, स्पेशलिटी रिटेल कंपनी गो फैशन का शेयर सोमवार 6 जून को 5% तक लुढ़क गया था और क्लोजिंग भी 4.25% के आसपास की कमजोरी के साथ हुई। दिन के दौरान शेयर ने 1135 रुपए का इंट्राडे लो भी टच किया। दरअसल गो फैशन के शेयर में गिरावट के पीछे वजह है बड़ी ब्लॉक डील। सोमवार को कंपनी की 12% इक्विटी यानी 12% से ज्यादा हिस्से का बड़ा सौदा हुआ है, जिसके बाद शेयर में कमजोरी देखने को मिली। एनएसई के आंकड़े बताते हैं कि 9:16 तक कंपनी के 67.7 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो कि कंपनी के करीब 13.25% हिस्से के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस की वेंचर कैपिटल फर्म सिक्योया कैपिटल की भारतीय सहयोगी कंपनी की 10% हिस्सा बेचने की योजना थी, जिसकी वैल्यू 625 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही थी, क्योंकि इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 1135 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। दूसरी खबर, हाई प्रिसिशन मेटल कंपोनेंट्स के दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर में सोमवार को 20% का ऊपरी सर्किट लग गया और क्लोजिंग भी 20% के ऊपरी सर्किट पर ही होती हुई नजर आई। बीएसई पर शेयर ने दिन के दौरान 3,672 रुपए 80 पैसे का हाई बनाया, जो कि शेयर का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी है। मजबूत आउटलुक के चलते शेयर में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने के बाद बीते 3 हफ्ते में शेयर 50% से ज्यादा का उछाल दर्ज कर चुका है, क्योंकि नतीजे काफी दमदार थे। कंपनी का मुनाफा 4.62 करोड़ रुपए से लगभग 2 गुना होकर 9.2 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन 26.3% से करीब 4% सुधर कर 30.2% पर रहे थे। बीते शुक्रवार यानी 9 जून को इस कंपनी के शेयरों की एनएसई पर ट्रेडिंग शुरू हुई थी और शेयर 5% उछला था। इससे पहले यह शेयर केवल बीएसई पर ट्रेड होता था। एनएसई पर शेयरों की लिस्टिंग से एक तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और दूसरा निवेशकों को बेहतर मौके मिलेंगे। तीसरी खबर, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी एसआरएफ के शेयर में सोमवार को 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली। शेयर ने इंट्राडे में 2,317 रुपए 10 पैसे का लो बनाया, जो कि 21 मार्च 2023 के बाद का निचला स्तर है। हालांकि क्लोजिंग करीब 3% की कमजोरी के साथ यानी हल्की रिकवरी के साथ देखने को मिली। दरअसल इस शेयर में बीते 3 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और 3 दिन में शेयर करीब 10% टूट चुका है। वित्त वर्ष 2023 की एनुअल रिपोर्ट में एसआरएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष में कारोबार में सुधार का आउटलुक दिया है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में मजबूती से फायदा मिलने की उम्मीद है।
पर चीन से सस्ते इंपोर्ट्स के चलते टायर कॉर्ड फैब्रिक सेगमेंट के मार्जिन पर दबाव जारी रहने की आशंका भी जताई गई है और चौथी तिमाही के नतीजे भी कुछ खास नहीं रहे थे। Q4 में कंपनी की आय साल दर साल 6.1% बढ़कर 3,719 करोड़ रुपए पर रही थी। EBITDA यानी कामकाजी मार्जिन 2.05% गिरकर 24.7% पर रहे थे और मुनाफा भी साल दर साल 7% गिरकर 562.5 करोड़ रुपए पर रहा था। चौथी खबर, नागपुर बेस्ड शारदा एनर्जी के शेयर ने सोमवार 6 जून को 1344.70 की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ और शेयर में करीब 8% की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। दरअसल शारदा एनर्जी ने दिवालिया कंपनी SKS पावर के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है। गौरतलब है कि शारदा एनर्जी ने SKS पावर के लिए 1800 करोड़ रुपए की बोली जमा की है, जिससे लेंडर्स यानी कर्जदाताओं के 100% बकाये की भरपाई हो जाएगी। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि SKS पावर ने टॉरेंट ग्रुप के अलावा नवीन जिंदल ग्रुप की जिंदल पावर को पछाड़ दिया है। SKS पावर के पास छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का पावर प्लांट है, जिसे NTPC चला रही है और इसके लिए NTPC इस कंपनी से फीस चार्ज कर रही है। पांचवी खबर, सरकारी मिनी रत्न कंपनी कोचिन शिपयार्ड के शेयर में 12 जून सोमवार को 6% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला और शेयर करीब 3% की मजबूती लेकर बंद हुआ। इंट्राडे में शेयर ने 574 रुपए का हाई भी छुआ था। सोमवार की तेजी के पीछे वजह है कंपनी को हाथ लगा एक बड़ा ऑर्डर। कोचिन शिपयार्ड को इंडियन नेवी से लगभग 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी को इंडियन नेवी यानी जल सेना से नेवल शिप के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। इस ऑर्डर को अगले 24 महीने में पूरा किया जाएगा। इससे पहले कंपनी को मार्च 2023 में नीदरलैंड्स के सैमस्किप ग्रुप से लगभग 550 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था और नवंबर 2022 में एक यूरोपीय कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी हाथ लगा था। अगस्त 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान शेयर ने 105% का रिटर्न दिया था और 687 रुपए का 52 वीक हाई टच किया था और इस ऊंचाई से शेयर करीब 18% नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये था कुछ ऐसे दमदार शेयरों का हाल जिनमें आज काफी एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी थी। अब बात करते हैं ट्रिगर्स की, यानी कुछ ऐसे इवेंट्स की और कुछ ऐसे ट्रिगर्स की जो कि खास तौर पर 13 जून के बाजार पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर 12 जून की बात करें तो मई के CPI महंगाई और उसके साथ साथ अप्रैल के जो IIP के आंकड़े जारी हुए हैं उसका बाजार पर किस तरह का असर होता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। 13 जून की बात करें तो IKO लाइटिंग, जिसका हाल फिलहाल IPO आया था, IPO में करीब 68 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, उसका अलॉटमेंट होगा। यानी कि अगर आपने भी अप्लाई किया है तो क्या आपके पोर्टफोलियो में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे, इसके बारे में 13 जून को आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूएस के लिए 2 बड़े अहम इवेंट्स हैं। पहला तो यूएस के CPI महंगाई के आंकड़े जारी होने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये CPI महंगाई का आंकड़ा 4.9% से घटकर 4.1% पर रह सकता है। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 जून को ही फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है, जो कि 14 जून की शाम को खत्म होगी। जब यह फैसला आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो CPI महंगाई के आंकड़े हैं वो काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि 70% जानकार ऐसा मान रहे हैं कि इस बार दरें बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। 10 बार लगातार दरें बढ़ा चुका है फेड। उसके बाद माना जा रहा है कि एक पॉज, यानी कि दरों को बढ़ाने का जो सिलसिला है वो इस बार शायद थम सकता है। इसका दुनिया भर के मार्केट्स पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का कॉर्पोरेट सेंट्रल का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।